तो मैंने आपको बता दें कि आपके किस तरीके से वेक्टर प्लाज्मिड का यूज किया गया था पहले। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक बैक्टीरिया है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस एक बैक्टीरिया है जो आपके डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करता है। मतलब ये डाइकोट प्लांट का पैथोजन है। ये डाइकोट प्लांट का पैथोजन है। इसे इन्फेक्शन करता है। देखिए कैसे। इस बैक्टीरिया का ये तो हो गया मेन क्रोमोसोम, और इसके अलावा जो छोटे क्रोमोसोम होते हैं उससे अपन कहते हैं प्लाज्मिड। ये इसका जो प्लाज्मिड है, इसके पास एक जीन है टीडीएनए। ये जो जीन है इसका नाम है टीडीएनए। जब ये बैक्टीरिया इस प्लांट के अंदर जाता है तो प्लांट की सेल में अपना टीडीएनए छोड़ता है। प्लांट की ये बैक्टीरिया प्लांट की सेल में गया, ये प्लांट की सेल हो गई, और इसमें आपके बैक्टीरिया जाके अपना टीडीएनए छोड़ देगा। तो टीडीएनए एक प्रोटीन बनाता है जिससे ये प्रोटीन से जो प्लांट की नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं। नॉर्मल सेल ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, मतलब कैंसेरियस सेल बन जाते हैं। तो इस तरीके से प्लांट में ये इन्फेक्शन करता है। तो जब ट्यूमर सेल बन जाएंगी तो ये ट्यूमर सेल के कारण प्लांट जो है आपके सही से वाटर मिनरल वगैरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और धीमे धीमे मर जाएगा। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया अपने इस प्लाज्मिड का टीडीएनए प्लांट की सेल में छोड़कर इसकी नॉर्मल सेल को ट्यूमर सेल में कन्वर्ट करता है। तो अब देखिए किस तरीके से हमारे साइंटिस्ट ने इस प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर के फॉर्म में यूज किया। हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, इस बैक्टीरिया का साइंटिस्ट ने इस बैक्टीरिया को एज ए जो है इस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर के फॉर्म में यूज किया। उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया का ये प्लाज्मिड निकाला और इस प्लाज्मिड के टीडीएनए जीन को हटा दिया। टीडीएनए जीन को हटाकर यहाँ पे एक डिजायरेबल जीन जोड़ दिया जो उन्हें प्लांट में भेजना है। मान लीजिए नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, निफ जीन होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, ये जोड़ दिया। कैसे, बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को निकाला, उसका टीडीएनए हटा के उसकी जगह निफ जीन छोड़ दिया। मतलब क्लोनिंग साइट के फॉर्म में टीडीएनए वाला जीन यूज किया। तो टीडीएनए वाले जीन को क्लोनिंग साइट के फॉर्म में यूज किया, तो इस जगह अपना डिजायरेबल निफ जीन जोड़ दिया, जिससे टीडीएनए का इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया। इंसर्शन इनएक्टिवेशन मतलब अपना डिजायरेबल जीन जोड़ने पर इसका टीडीएनए वाला जीन इनएक्टिव हो गया। क्लियर। अब इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को उन्होंने फिर से बैक्टीरिया की सेल में डाला। मतलब ऐसा बैक्टीरिया लिया था जिसमें ये प्लाज्मिड नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने ये बैक्टीरिया की सेल में डाला। अब इस बैक्टीरिया को प्लांट में इन्फेक्शन के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ पे ये आपके निफ जीन वाला प्लाज्मिड आ गया। इस बैक्टीरिया को प्लांट में इन्फेक्शन के लिए छोड़ दिया। तो जब ये बैक्टीरिया प्लांट की सेल में जाएगा तो इसकी तो आदत है अपना टीडीएनए छोड़ने की। तो टीडीएनए ना छोड़ के बल्कि ये प्लांट की सेल में कौन सा डीएनए छोड़ देगा, निफ जीन। निफ जीन छोड़ देगा।
क्योंकि टी डीएनए तो इसके पास है ही नहीं, उसकी जगह हमने अपना निफ जीन लगा दिया। तो टी डीएनए ना छोड़ के ये कौन सा जीन छोड़ देगा, निफ जीन। तो इससे हमें दो फायदे हुए। पहला कि हम प्लांट की सेल में हमारा डिजायरेबल जीन पहुंच गया, और दूसरा प्लांट में इन्फेक्शन भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके टी डीएनए का तो इंसर्शन इनएक्टिवेशन हो गया था, तो टी डीएनए ये छोड़ ही नहीं पाया, उसके पास था ही नहीं, उसकी जगह इसने निफ जीन छोड़ दिया। तो इस तरीके से प्लांट की सेल में वेक्टर की हेल्प से प्लांट जीन पहुंचा दिया। तो ये था पूरा प्रोसेस जिसमें प्लाज्मिड को एज ए वेक्टर के फॉर्म में पहली बार यूज किया गया था। देखिए, फिर आज वैसे तो आपके वेक्टर के फॉर्म में प्लाज्मिड यूज किया गया था, लेकिन आजकल हमारे साइंटिस्ट वायरस को भी एज ए वेक्टर के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। जैसे बैक्टीरियोफेज, आपके वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, तो बैक्टीरियोफेज आपके क्लोन बनाने के लिए, क्लोन इन द सेंस जीन की कॉपियां बनाने के लिए, और डिजायरेबल जीन को बैक्टीरिया में पहुंचाने के लिए आपके बैक्टीरियोफेज वायरस को यूज किया जा रहा है। दूसरा एडिनो वायरस, ये आपके कॉमन वेक्टर आपके ह्यूमन बींग्स में यूज किया जा रहा है। बैक्टीरियोफेज किसके लिए? बैक्टीरिया के लिए, क्योंकि बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो बैक्टीरिया में डिजायरेबल जीन को पहुंचाने के लिए बैक्टीरियोफेज वायरस को यूज किया जा रहा है, और ह्यूमन में जनरली जीन पहुंचाने के लिए एडिनो वायरस यूज किया जा रहा है आपके। तो इस तरीके से आजकल हमारे साइंटिस्ट ने वायरस को भी एज ए वेक्टर के फॉर्म में यूज करना सीख लिया है। ठीक है। फिर कॉस्मिड हमने आपको बताया था कि वो प्लाज्मिड जो किसी दूसरे जीन से जुड़ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, कॉस्मिड आपके। क्लियर? तो ये हो गया आपके वेक्टर। आ गया वेक्टर सबको समझ में? नेक्स्ट आ जाइए पैसेंजर डीएनए। पैसेंजर डीएनए आपको मालूम है जो हमारा डिजायरेबल डीएनए होता है ना, जिसे हमें होस्ट में पहुंचाना है, वो डिजायरेबल डीएनए ही पैसेंजर डीएनए कहलाता है। डिजायरेबल डीएनए ही क्या कहलाता है, पैसेंजर डीएनए। तो इस तरीके से पैसेंजर डीएनए जो आपके व्हीकल पे, वेक्टर्स पे जुड़कर होस्ट की सेल में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, तो वो आपका पैसेंजर डीएनए है, जो डिफरेंट टाइप से बनता है। कैसे कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री, सिंथेटिक या फिर रैंडम। कॉम्प्लीमेंट्री, सिंथेटिक या रैंडम कैसे होते हैं? जो डीएनए एमआरएनए के टेम्पलेट पे बनाए जाएं, एमआरएनए के टेम्पलेट पे जो डीएनए बनेगा उससे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये आपके एमआरएनए के टेम्पलेट पे बनेगा, जिसके लिए हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करेंगे। आपको हमने पहले भी बताया था कि डीएनए से एमआरएनए का बनना तो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, ठीक है, और आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें एंजाइम कौन सा यूज होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करके एमआरएनए के टेम्पलेट पे डीएनए बनाएंगे और फिर उसको वहां से कट कर लेंगे। ठीक है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का यूज करके डीएनए को कट कर लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये बन जाएगा आपके। दूसरा आपके डीएनए के ही टेम्पलेट पे दूसरा डीएनए बनाए, तो डीएनए के टेम्पलेट पे जो डीएनए बनेगा उसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होगा, डीएनए पॉलीमरेज। एमआरएनए के टेम्पलेट पे बनेगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और डीएनए के ही टेम्पलेट पे डीएनए बने तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होगा। क्लियर?
तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए हो गए। फिर आइए सिंथेटिक डीएनए। सिंथेटिक डीएनए जो आर्टिफिशियली तरीके से बनाए जाते हैं, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज किया जाएगा और आपके बाहर से डीएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके सिंथेटिक हो जाएगा, जिससे आर्टिफिशियली तरीके से किसी डीएनए के टेम्पलेट पे बनाएंगे। ये हमारा डीएनए का टेम्पलेट है जो ऑलरेडी गिवन है। इसके टेम्पलेट पे एक नया डीएनए बना रहे हैं, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करेंगे और न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आर्टिफिशियली तरीके से बनाएंगे, इसे आपके कहेंगे सिंथेटिक डीएनए। सबसे पहले कॉर्नबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1961 में पहला सिंथेटिक डीएनए बनाया था, जिसके लिए उन्होंने वायरस का डीएनए टेम्पलेट लिया। वायरल डीएनए, एक वायरस का डीएनए टेम्पलेट लिया था और इसमें जो है आर्टिफिशियली तरीके से डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, मतलब न्यूक्लियोटाइड रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया था। तो इस तरीके से एंजाइम की प्रेजेंस में, डाइवेलेंट मेटल आयन की प्रेजेंस में, डीएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में, ये आर्टिफिशियली तरीके से एक डीएनए सेगमेंट तैयार किया था। ठीक है, जिसमें वायरस का डीएनए टेम्पलेट लिया और इस टेम्पलेट पे एक दूसरा डीएनए जो बनाना था, उसके लिए रॉ मटेरियल दिया, एंजाइम दिया, मेटल आयन दिया, ये सारी चीजें प्रोवाइड की, तब जाके इस डीएनए के टेम्पलेट पे दूसरा डीएनए बन गया। तो सबसे पहले कॉर्नबर्ग ने 1961 में आपके सिंथेटिक डीएनए बनाया था। फिर एचसी खुराना, आपने सुना होगा नाम, अभी 1-2 साल पहले ही शायद वो एक्सपायर हुए हैं। खुराना ने तो एक सिंथेटिक डीएनए बनाया बिना टेम्पलेट का यूज किए, मतलब ये टेम्पलेट यूज नहीं किया, रॉ मटेरियल को इस आपके स्पेसिफिक सीक्वेंस में जोड़ा और जोड़ के भाई एंजाइम वगैरह सब यूज किया है बेटा। मैम नाम क्या था उनका? एचसी खुराना। ओके। खुराना साइंटिस्ट है जो इंडियन थे, वो अभी ही मतलब रिसेंटली अभी 1-2 साल में ही एक्सपायर हुए हैं, वो 2-3 साल के अंदर ही। ठीक है, तो इन्होंने तो बिना टेम्पलेट के ही डीएनए बना दिया था। तो बिना टेम्पलेट के जो डीएनए बनाया था, उसमें इन्होंने क्या किया था, रॉ मटेरियल लिया, एंजाइम लिया, आयन लिया, उन रॉ मटेरियल को स्पेसिफिक सीक्वेंस में जोड़ दिया था। रैंडम डीएनए क्या होता है? कौन सा डीएनए? रैंडम। हाँ, अब देखिए ये तो हो गया आपके कॉम्प्लीमेंट्री और सिंथेटिक। तीसरा होता है रैंडम डीएनए। जब हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करें, तो जो हमें मतलब क्रोमोसोम का पर्टिकुलर जीन का जो फ्रेगमेंटेशन करें, मतलब पर्टिकुलर जीन को जो काट के निकाले, वो कहलाएगा आपके रैंडम डीएनए। बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से जो हम पर्टिकुलर जीन को काट के निकाल रहे हैं, वो कहलाएगा आपके रैंडम डीएनए। ठीक है, तो इस 3 तरीके से आपके जो है पैसेंजर डीएनए ऑब्टेन किए जाते हैं। कौन कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, सिंथेटिक डीएनए और रैंडम डीएनए। आ गया बेटा? क्लियर हो गया? यस। तो अब आपने देख लिए किस तरीके से पैसेंजर डीएनए लिए जाते हैं और फिर पैसेंजर डीएनए को वेक्टर डीएनए से जोड़ा जाता है। ये जैसे आपके वेक्टर डीएनए हो गया, ये पैसेंजर डीएनए हो गया, ये वेक्टर और ये पैसेंजर दोनों मिलके बन गए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, अब आपको मालूम है इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए या कॉस्मेट को हमें सेल के अंदर डालना होगा। ये आपकी सेल हो गई। सेल के अंदर कैसे जाएंगे? इसे कहते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल के अंदर डालने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? कॉम्पिटेंट होस्ट। तो किस तरीके से कॉम्पिटेंट किया जाता है? एक्चुअली जो डीएनए है वो आपके हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, वाटर लविंग।
और आपको मालूम है सेल की जो मेम्ब्रेन है ये आपके हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल के लिए इम्परमेबल है, ये ऐसे तो सेल के अंदर जा नहीं सकता। तो किस तरीके से कॉम्पिटेंट किया जाता है? सबसे पहले सेल और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक डाईवैलेंट मेटल आयन के हायर कॉन्सेंट्रेशन में रखते हैं। डाईवैलेंट जिसकी 2 वैलेंसी हो, अपन कैल्शियम ले लें, ये डाईवैलेंट मेटल आयन हो गया। इसके हायर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में इन दोनों को रखेंगे तो ये जो है डीएनए सेल के पास आ जाएगा, इससे चिपक जाएगा। ठीक है, डाईवैलेंट मेटल आयन के सॉल्यूशन में, हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब हम इन दोनों को रखेंगे तो डीएनए सेल से चिपक जाएगा। फिर इसे आइस में रखेंगे, आइस में इंक्यूबेट करेंगे, फिर 42 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट देंगे और फिर से आइस में रखेंगे। तो आइस में इंक्यूबेट करने पे इस सेल में टेम्परेरी पोर बन जाएंगे, जिससे कि ये आपके कॉस्मेट अंदर चला जाएगा। तो इस तरीके से कॉम्पिटेंट होस्ट किया जाता है। क्या किया अपन ने? सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए और सेल को जो है डाईवैलेंट मेटल आयन के हायर कॉन्सेंट्रेशन में रखा, जिससे कि क्या होगा, इसे ट्रीट करेंगे अपन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो क्या होगा कि ये इससे चिपक जाएगा। फिर इसको आइस में रखेंगे, 42 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट देंगे, हीट शॉक, और फिर आइस में रखेंगे। तो ऐसा करने पे इसमें टेम्परेरी पोर बन जाएंगे और ये फॉरेन डीएनए इस सेल के अंदर चला जाएगा। तो ये कहलाता है कॉम्पिटेंट होस्ट। क्लियर? वैसे जीन को अंदर ट्रांसफर करने के और भी मेथड है, जैसे ये तो ये हो गया कॉम्पिटेंट होस्ट। दूसरा माइक्रोपिपेट की हेल्प से भी, माइक्रोपिपेट जानते हैं? पिपेट होती है, एक आपकी ट्यूब होती है इस तरीके से, जिसकी हेल्प से जीन को सेल के अंदर डाला जाता है। तो ये माइक्रोपिपेट, माइक्रो इंजेक्शन कहलाएगा आपके। दूसरा एक पार्टिकल गन भी होती है, जीन गन होती है, जिससे जीन को सेल के अंदर बम्बार्डिंग कर देंगे। सेल के अंदर कैसे? जो जीन है ये पहले जीन के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर देंगे, गोल्ड प्लेटेड कर देंगे जीन को, फिर जीन गन की हेल्प से इसे सेल के अंदर इसकी बम्बार्डिंग कर देंगे। तो ये भी आपके एक मेथड है, बायोलॉजिस्टिक जीन कहलाती है, जीन गन कहलाती है, जिसकी हेल्प से आपके गोल्ड प्लेटेड जीन को सेल के अंदर बम्बार्ड कर दिया जाता है, अंदर भेज दिया जाता है। तो ये आपके डिफरेंट मेथड हैं जिसकी हेल्प से जीन को सेल के अंदर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जीन को सेल के अंदर डाला जाता है। क्लियर? तो ये हो गए आपके डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक।